चलिए माइक रेडी है। वेरी गुड, सब चीज रेडी है। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई अमरनाथ सर पे। तो आज 2025 का मेरा पहला क्लास है और आज मैंने आपके लिए फिजिक्स का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन PDF और खुद से बनाया हुआ कंटेंट को पढ़ाने के लिए आया हूं और कोशिश यही है कि इस PDF में जितने भी प्रश्न हैं मेरे हिसाब से उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो इसीलिए आपसे एक विनती है कि इसको अच्छा से अच्छा तरीका से रिवीजन करें। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2 बार देख करके रिवीजन करें, चीज़ों को याद करें, पढ़ते समय कॉपी कलम ले करके बैठें और नोट्स बनाएं। क्योंकि देखिए समय तो निकला जा रहा है भाई, आप पढ़िए अथवा नहीं पढ़िए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो तो पढ़ ही रहे होंगे जिस तरीका से पढ़ें, और जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी वो बहाना ढूंढते रह जाते हैं कि अगला दिन से पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा, मंगलवार से पढ़ूंगा, इस तरीका से, जो कि चीज़ें सही नहीं है। इसी तरीका से आपका समय निकल जाएगा, फिर बाद में आपके लिए ही वो चीज़ खतरा बन जाएगा, फिर आपको पढ़ाई बोझा लगने लगेगा। इससे बेहतर है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और शुरू हो जाइए, है ना। दूसरा बात यह है कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपना दुलार और प्यार जरूर दीजिएगा और लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया जो है बदल गया है कि लाइक होना चाहिए और कमेंट होना चाहिए। व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक और कमेंट से फर्क पड़ता है। बाकी सब तो चैनल को ग्रोथ कराने में बाकी सब तो आपका ही हाथ होगा। मेरा हाथ तो बस इतना है कि मैं वीडियो को बनाऊं, अच्छा से क्रिएट करूं, अच्छे अच्छे चीज़ों को पढ़ाऊं और उसके बाद मैं उसको अपलोड करूं आपके लिए। बाकी चैनल को ग्रोथ करना या नहीं करना वो तो आप लोग के हाथ में है ना। तो चलते हैं अब क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। बस सबसे पहला सवाल, प्रकाश क्या है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस तरह का चीज जो है पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन आइए अब क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो पढ़ लिए होंगे, कुछ चीजें अभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। आगे पढ़ेंगे अपने अपने शिक्षकों द्वारा। फिर भी कोशिश यही है कि मेरे से भी पढ़ते चलिए, आप अपने शिक्षकों से भी पढ़ते चलिए, सीधी सी बात है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है। एक परिभाषा तो ये हो गया भोला। दूसरा हो गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को संवेदना पहुंचाती है। अब ये क्या है सर जी, वो चीज तो समझ में आया, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश रहेगा तो देख सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि यदि रात हो जाए तो रात में कोई वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रात में प्रकाश होता ही नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत दिखाई देता है इसका मतलब थोड़ा बहुत ही प्रकाश होता है, तो इसीलिए नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्या है कि प्रकाश को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रकाश तो दिखाई दे ही नहीं सकता है, सिर्फ प्रकाश स्रोत से निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे मेरे पास मरकरी है, मरकरी जल रहा है, तो बीच रास्ता में यदि मैं देखने की कोशिश करूं कि प्रकाश वहां से निकला तो गया कहां, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रकाश कहां दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश को हम लोग वैसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप बन गया है कि प्रकाश तो नहीं लेकिन हवा को देखा जा सकता है, हवा को देखा जा चुका है। ठीक है, ये मैं आप लोग के खुशखबरी के लिए बता दूं, अभी इतना साइंस विकसित हो चुका है। ठीक है, चलिए तो प्रकाश यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें थोड़ा सा इस तरीका से दिखाई दे रहा है। तो कहेगा सर जी मैंने तो प्रकाश देख लिया। नहीं बाबू मेरे, ये प्रकाश नहीं है, ये जो हवाओं में जो मौजूद छोटे छोटे कण हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स कण जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ना कि ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ जब सूर्य उगा, सूर्य की सतह से जो फोटोन के जो कण निकल रहे हैं, ये सब ये जो दिख रहे फोटोन के कण, यही सब प्रकाश की किरणें हैं।
इसी से हम लोग है जो आज ऊर्जा भी प्राप्त कर रहे हैं, और पूरा पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं जीवित है सूर्य की वजह से। वरना सूर्य नहीं तो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा नहीं तो जिंदगी कहाँ से, जीवन कहाँ से, है ना। बाकी बल्ब का तो आपको पता ही है, आपके घर में भी होता है कि बल्ब में कैसे लाइट निकलता, कैसे लाइट नहीं निकलता, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को संवेदना पहुंचाती है। संवेदना मतलब देखने की क्षमता प्रदान करती है। बगैर प्रकाश के हम लोग कुछ भी नहीं, है ना, देख सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल की ओर चले। अब बात रह गया, देखिए मैं बताने के का सवाल अगर रहे तो बताने के लिए तो मैं ऐसे ही बता दूं बिना पीडीएफ के, लेकिन सवाल ये उठता है पीडीएफ किस लिए मालूम है, ताकि आप नोट्स बना सको। बार बार आप वीडियो देखने में शायद सक्षम ना हो पाए, क्योंकि रिचार्ज की वजह से कुछ गरीब बच्चे हैं तो रिचार्ज भी नहीं करवा पाते। तो वीडियो को आप डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं, अगर आपके पास इतना कैपेसिटी है मोबाइल, तो वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। विडमेट से भी वीडियो डाउनलोड होता है और यूट्यूब से भी डाउनलोड होता है। तो आप कुछ दिन के लिए 2 बार देखने के लिए आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए किन्हीं से वाईफाई लेकर के, क्योंकि अब आजकल 5G होता है तो वो चीज़ें संभव है। तो जिन बच्चों के मोबाइल में इस तरह का सुविधा नहीं, वो चीज़ ऐसे कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह बोला, जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, यदि आप ऑनलाइन बैठ रहे हैं, ये तय है। और दूसरा ये कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आप उसको एक संक्षेपण में नोट्स जरूर तैयार कीजिए, वरना ऑनलाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है आप अपने शिक्षक के पास ऑफलाइन पढ़िए। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि हाँ आओ मेरे पास ही पढ़ो, मैं ही महान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही बोर्ड एग्जाम में तेरे को टॉप करवा दूंगा। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर दावा करूंगा कि इससे 90 से 95% क्वेश्चन जरूर लड़ा दूंगा। इस बार भी लड़ा, हर साल लड़ेगा, ये तय है, गारंटी है। लेकिन सवाल ये उठता है जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहे होंगे, बस सिर्फ धैर्य रख करके पढ़िए। कभी कोई शिक्षक खराब ना के बराबर पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, समझाने का तरीका अलग अलग होता है, बस आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए वो लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप अपने टीचर चेंज कर सकते हैं। जिनके लिए ठीक है उनके लिए ठीक है। चलिए, तो प्रकाश के गुण की बात करता हूँ, यानी प्रकाश की खास बातें क्या क्या होती है भाई। सबसे पहला कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि सही भी है। प्रकाश की रेखा जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। देखिए कैसे सीधी रेखा में गमन करती है भाई, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है। अब कहेगा सर जी हम तो तिरछा रेखा में भी गमन करते देखा हूं। बाबू मेरे देखिए तिरछा कैसे गमन होता है, ये कोई वस्तु आ गया, ठीक है, चलिए ये कोई वस्तु आ गया, प्रकाश की किरण इधर से टकराया तो जाहिर सा टकराने के बाद फिर धीरे धीरे इधर ही जाएगा, तो तिरछा कहाँ हुआ, ये तो सीधा ही बना, ये भी सीधा गया ये भी सीधा गया, तो जब भी गमन करेगा जब सीधा ही गमन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो हर माध्यम में गमन कर सकता है, चाहे किसी भी प्रकार का माध्यम हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दूंगा जो अभी फिलहाल के लिए मुझे ध्यान में आ रहा है, और मैं बता भी चुका हूं ऑलरेडी अपने बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता चुका हूं, ठीक है। वो ये कि ध्यान से जरा सुनिएगा कि यदि आप एक कांच के बर्तन में बंद हो जाए, ठीक है, तो अब पूरी तरह से ये कांच का बर्तन पैक हो, जिसमें आपको खड़ा कर दिया जाए और बाहर से आवाज लगाया जाए, तो आप नहीं सुन पाइएगा। क्यों क्यों नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि बाहर का हवा जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए आपको तनिक सा भी आवाज सुनाई नहीं देगा। हमारा मुंह पटपटाता हुआ जरूर आपको नजर आएगा, पहला। दूसरा कि यदि यदि अब यहाँ पे सूर्य का लाइट छोड़ा जाए, तब सूर्य का लाइट जरूर आपके कांच के अंदर प्रवेश कर चुका होगा। अब सवाल ये उठता है वो तो चारों पट्टी से पैक है, तो जब चारों तरफ से पैक है बोला मेरे, तब कैसे सूर्य का प्रकाश चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, लगभग कोशिश और सपना भी रहता है। कोई बच्चा है जो स्कॉर्पियो हो, फॉर्चूनर हो, उसमें बैठ चुका है, कोई कोई नहीं भी बैठ चुका है। जो बैठ चुके हैं उनको महसूस होता होगा कि जैसे ही गेट बंद होता है तो बाहर का जो शोर शराबा होता है, ध्वनि जो होता है, आवाज जो होता है, वो बहुत कम मात्रा में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि बाहर का हवा ही नहीं जा पा रहा उसमें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं जा पा रहा, लाइट तो जाता है, पैक है फिर भी लाइट जा रहा है, लेकिन आवाज नहीं जा रहा। आवाज इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हवा नहीं जा पा रहा।
तो हवा को गुजरने के लिए या हवा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं। कुल मिला के बात करूं मैं कि हवा में प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 गुने 10⁸ मीटर दूरी तय कर सकता है। ठीक है, सिर्फ कितना सेकंड में भाई? 1 सेकंड में। इतना ज्यादा स्पीड है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल बोला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों बोला गया, सवाल ये भी उठता है। लेकिन इस चीज का जवाब 10वां में नहीं है पढ़ना बोला मेरे, कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस चीज को मैं आईएससी में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो चीजें आप में नहीं है पढ़ना उसको मत अभी पढ़िए। ज्यादा पढ़िएगा लोड भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब एक फुस्टन का हो जाएगा जिसका कोई यूज नहीं होगा। हाँ, आगे जब पढ़ना है ही तो आगे पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा थोड़ी कि खाली 10 में भरा है फिजिक्स, 10वां के बाद फिजिक्स पढ़ना है ही नहीं। अरे मैं बताता हूँ भोला कि 10वां का जो फिजिक्स है ना, वो सिर्फ एक शुरुआत है बस। इसके आगे इतना खतरनाक खतरनाक फिजिक्स आने वाला है कि आपका होश ठिकाना उड़ने वाला है। आप 12th का फिजिक्स पढ़ लीजिए, 11th का फिजिक्स पढ़ लीजिए, इससे कई गुना खतरनाक। दूसरा, आईआईटी का तैयारी कीजिए, बुझा जाएगा आपको कौन बड़ा कितना बड़ा फिजिशियन है। समझ गए? तो इसीलिए चीजें को उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है। अब जैसे खाना आप खा रहे हैं तो आप उतना ही थाली में लीजिए जितना आप भोजन कर सकते हैं। ज्यादा लीजिएगा जुट्ठा छूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये उतना मेहनत गया पानी में, उतना अनाज गया पानी में। ठीक है, चलिए मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों से बोलना चाहूंगा, जिनको कोई मन में सवाल है तो कभी ये नहीं मन में सस्पेंस रखे कि वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ये क्लास है, और कोई भी बच्चा क्लास में नहीं पूछेगा तो फिर कहाँ पूछेगा? क्लास बनता ही है। आप मेरे यहाँ आए ही हैं अपने मन के सवाल को रखने के लिए, तो आप बोलने बिना ही चखना नहीं है कि माइक में आवाज़ चला जाएगा तो वीडियो खराब। देखो वीडियो खराब नहीं होता है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ पाएगा। वैसे भी चीज़ों को समझदारी से समझते हुए चलता है, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो भाई खरी खोटी तो कुछ ना कुछ सुना देगा। सर लाइट में कमी है, सर ये है, सर वो है। सर बाबू मेरे जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आने वाला समय में भी यही कोशिश जारी रहेगा, जितना होगा मैं उससे ज़्यादा ही करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल होकर पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्या है सवाल, सवाल संख्या 5। प्रकाश के साथ परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, अध्यारोपण, ध्रुवन, अवशोषण, उत्सर्जन जैसी घटनाएं घटती है। देखिए, प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो सबसे पहले परावर्तन हो सकता है। परावर्तन मतलब गया टकरा करके जस्ट वापस लौट गया, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन के मतलब क्या होता है भोला में समझना, हर चीज को समझ आएंगे हम, हड़बड़ाइएगा नहीं। कि प्रकाश गया और टकराया किसी माध्यम से और लौट के वापस नहीं आया, वो तिरछा होकर कहीं दूसरा दिशा में निकल गया, वापस नहीं आया, तिरछा होकर कहीं दूसरा दिशा में निकल गया। वो आगे हम लोग पढ़ने वाला है ना। विवर्तन क्या है भाई? विवर्तन को समझा देंगे थोड़ा सा। किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अभी इसको अगर ऐसे समझना हो भोला मेरे, तो सबसे अच्छा हम उदाहरण आप लोग को देना चाहेंगे, ये ऐसे। चलिए इसको हम ये मेरे पास एक ये है ना, बॉक्स है। चलिए इसको पतला बॉक्स समझिएगा। चलिए रेडी, इसमें हम एगो छेद कर देते हैं, चीज को समझिएगा। ठीक है, छेद कैला के बाद गोल गाल इतना बड़ा, जितना बड़ा आपके पास टॉर्च है उसको मैंने छेद कर दिया। और छेद करने के बाद यहाँ पर आपस में कुछ अक्षर लिख दिया गया, ए बी, किनारवा में भोला गोलवा, जो गोलवा रहता है ना उसके किनारवा में कुछ लिख दिया, ABCD हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि छेद किए हैं आर पार तो ये पट्टी भी छेद रहेगा। अब ये पट्टी से हम टॉर्च मारेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, ये पट्टी से हम टॉर्च मारेंगे। तो नियम क्या कहता है कि सर यदि टॉर्च मारा ई पट्टी से, है ना, तो लाइट निकला कहाँ से? ई पट्टी से निकला। तो ई पट्टी से निकला तो सीधे लाइट जाना चाहिए वहां पे। बिल्कुल, हाँ जाएगा भी थोड़ा बहुत, सब नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। कैसे? देखिए इसके आसपास जो हमने ABCD जो लिखा था ना, वो दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है
कि जो हमने जो गोल गाल जो छेद किया था उसके आसपास जो हमने ABCD लिख दिया था वो क्यों दिखाई दे रहा है भाई? ताकि प्रकाश जैसे ही किनारा से सामने कुछ गुजरा, कुछ तो सामने निकल गया, लेकिन कुछ जो है यहाँ से किधर हो गया, टर्न हो गया। चीजें समझ में आ रही है? तो अचानक एकदम मुड़ा और यहाँ से हाँ किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ गया, और यही कारण है कि ABCD हमको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ अक्षर दिखाई दे रहा है। तो अचानक से टर्न हो जाना, किसी तीक्ष्ण किनारे अचानक मुड़ जाना, ये घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो सतरंगा में टूट जाता है, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सतरंगा के मतलब हो गया, आप सीधा सीधा बात करो, इंद्रधनुष का दिखाई देना या पंचसोखा का दिखाई देना। आप लोग देहाती भाषा में उसको कहते हैं पंचसोखा, जो कि बारिश के दिनों में आसमान में दिखाई देता है ना, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, व्यतिकरण क्या है भाई? व्यतिकरण की घटना के कारण झिलमिलाहट पैदा होता है। जैसे अब मैं अभी तो व्यतिकरण को समझाना इतना आसान है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये 12th में बेसिकली बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ना है कि जब कोई कला संबंध प्रकाश स्रोत किरणें है ना गुजरती है, तब किसी वस्तु से टकराने के बाद जो है या किसी धातु से टकराने के बाद जो है वह काली एवं चमकीली पट्टी का निर्माण करता है। इस घटना को ही कहीं ना कहीं जिसमें से फ्रिंज के निर्माण होता है, इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही है जो फ्रिंज का दिखाई देना। तो अभी ये सब आपके दिमाग में जाएगा नहीं, बस 12th में इस चीज आपको समझ में आने वाली है ना। अध्यारोपण भी वही चीज है 12th में, ध्रुवन भी 12th में है। अवशोषण क्या है सर? प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है क्या? हाँ वाला बिल्कुल हो सकता है। अब ध्यान से जरा सुनिएगा, दूध उजला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश से आने वाली किरणें जैसे ही दूध पर पड़ती है तो सभी के सभी जो है, जैसे ही दूध पर पड़ती है तो सभी टकराइला के बाद भला वापस लौट जाती है। जितना भी किरण है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य के किरणों में 7 रंग मिला हुआ होता है, तो जैसे ही आया टकराया सब के सब लौट करके चला गया। ठीक है, तो जब सबके सब लौट के चला गया तो कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। और अवशोषण की मैं बात कर लूं, जस्ट उसका उल्टा, ये सब लौट के आया, 7 रंग आया, सूर्य का किरण चूंकि आया तो इसका मतलब 7 रंग आया। जैसे ही 7 रंग इस पर पड़ा और लौट के नहीं जाने पाए तो फिर वो काला दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि काला पदार्थ जो भी है उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें सभी के सभी क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है। इस समझ में आ रहा? तो अवशोषित हो जाता है, इसीलिए तो काला वस्तु जल्दी हीट होता है। एक सवाल भी है, आगे जाइएगा ना तो कंपटीशन बहुत बेहतरीन तरीका से पूछता है। भला क्या पूछता है मालूम है? कि फ्राइंग पैन जो होता है, पैन माने कड़ाही, फ्राइंग कड़ाही जो होता है उसका तली को काला क्यों रखा जाता है? तो काला इसलिए रखा जाता है कि गैस से निकलने वाली जितने भी ऊष्मा हो सबको क्या कर सके? अवशोषित कर सके, हीट हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा खाना बन सके और टेंशन ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि आपको गर्मी कम लगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य का लाइट आएगा और टकरा के चला जाएगा, तो टकरा के चला गया तो ऊर्जा को तो अवशोषण हुआ नहीं, तो गर्मी कम लगेगा। लेकिन यदि मैं उल्टा गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहना हुआ, तो काला से क्या होगा बोला कि जैसे ही प्रकाश की किरणें आएगा, काला तो पूरा का अवशोष पकड़ के रख लेगा, वो अवशोषित कर लेगा। जैसे ही पकड़ के रखेगा हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा 60 पे, तब काला कपड़ा हीट हो जाएगा। तो आप नोटिस भी किए होंगे अपने दैनिक जीवन में कि जब भी आप काला वस्तु रखेंगे धूपा में लेके निकलेगा, वो ज्यादा हीट होता है ना। तो इसीलिए गर्मी के दिन में हमेशा सफेद कपड़ा और जाड़ा के दिन में हमेशा काला कपड़ा पहनना सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब हो गया, बहुत हो गया, अब आगे अगला नोट में चलता है। कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है, तो रैट बोला मेरे। अब होता है मतलब होता है, मैं थोड़ी के निकाल के देने गया, वैज्ञानिक लोग खुद निकाला है। अच्छा ये गलती से मिस्टेक है, कांच में प्रकाश की चाल 3 नहीं होता बोला मेरे, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये देखिए अब मेरे को गड़बड़ नजर रखे, ये 3 तो होता है निर्वात है प्रकाश की चाल, यहाँ पे कितना लिखाएगा? 2 लिखाएगा। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल 2.26 या 2 कहीं कहीं 2.5 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं, 2.26 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हो गया प्रकाश की का गुण की बात हो गया। नेक्स्ट की बात करें,
अब दूसरा सवाल है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से। देखिए परिभाषा क्या कहता, आप लोग नोट कर लेना, बोला जो भी रहेगा वो नोट करते चलेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी भी चमकीली सतह से टकराती है तब टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अच्छा ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं, सॉरी प्रकाश का परावर्तन है ना, शायद मैंने अपवर्तन बोल दिया, कहा नहीं तो प्रकाश से गुण था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो नाम ही है परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या, टकराना, टकरा के वापस लौट जाना, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, प्रकाश का परावर्तन जो ये दर्पण है, दर्पण नहीं है भाई तो कोई भी चमकीला सतह हो सकता है। फिलहाल के लिए हम आपको उदाहरण के लिए ले रहे हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है, बोला मैं हर बात को बताते चलूंगा, बस अब शांति से सुनते चलना। नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। नहीं पूछिएगा तो मजा ही नहीं आएगा, पूछिएगा तभी समझ में आएगा कि हाँ बच्चा सीख रहा है, बच्चा के मन में कोई ना कोई सवाल है। किताबें या बनाया गया नोट्स को रटा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा किताब से हटके भी बुद्धि लगाना होगा, तर्क शक्ति लगाना होगा, ठीक है। देखिए समतल दर्पण क्या है, ताकि घर में जितना भी दर्पण है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, बालों को संवारते हैं, है ना, देख करके, वैसे दर्पण ही समतल दर्पण कहलाता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखो तो समतल दर्पण पर यदि आप एक टॉर्च बारे ऐसे, बिल्कुल ऐसे बारेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि टॉर्च वाला लाइट जो निकल कर टकरा करके वापस उधर चला जाएगा। तो ये कौन सी घटना हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रहा है। अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां से टकराया उसको जो है हम लोग यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी है। जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं, कौन सा बिंदु है, कोई बताएगा, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये नाम याद रखना भोला मेरे बहुत ही जरूरी है, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर टकराया। और ये जो बीच में जो होता है, कोई भी कोण को मापने के लिए एक अभिलंब का सहारा लिया जाता है ना। अभिलंब का मान सबको जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो इसको जो है, इसको बीच वाला को ना हम लोग अभिलंब कहते हैं। और इसका होना जरूरी है, ये काल्पनिक चीजें हैं, हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए एक अभिलंब का निर्माण किया है, ताकि कोई भी किरण जितने डिग्री से आए या जितने डिग्री से गुजरे उसको नापा जा सके, अर्थात कोण की माप को मापा जा सके। इसके लिए हमने अभिलंब की रचना किया, ठीक है। तो इस तरीका से चीज होता है। और ये वाला जो कोण है वो तो आपतन कोण लिखा ही है, इसको तो हम लोग परावर्तन कोण कहते ही हैं, ठीक है। और ये जो अभी बताया कि आपतन बिंदु कहलाता है। और जो किरण जा रहा है इधर से ऐसे जा रहा है टकराने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद जो जाता है, गुजर जाता है, उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। बस पिक्चर में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब मुद्दा क्या है बोला मेरे, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है, ठीक है। दोनों हमेशा क्या होता है भाई, बराबर होता है। और आपतन कोण को एंगल आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित करते हैं। ये चीज जरूर याद रखिएगा, एंगल मतलब कोण, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। बस इतना सही तो बात है बोला मेरे। तो परिभाषा हम बोलते चलते हैं। पर अगर पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद, है ना, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर, चलिए बहुत खूब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये पिक्चर के बारे में बताया गया जिसमें ये दिखाया गया है कि किसको क्या कहेंगे, तो अभी जस्ट बताएं। पी से ई तो पिक्चर गड़बड़ है यार, पिक्चर गड़बड़ है तो इस चीज को पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए पी से क्यू, ई आने वाली प्रकाश की किरण है, इसीलिए इसको हम लोग आपतित कहेंगे। पी से ओ है, सॉरी ओ है बोला, तो पी से ओ को क्या कहेंगे भाई, आपतित कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पी से ओ से आपतित किरण। अब ओ से क्यू को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, क्योंकि टकरा करके जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये वाला जो किरण गया, ये वाला जो किरण गया, इसको फिर से हम बता रहे हैं आपको, बस 10 सेकंड इंतजार कीजिए, आपके लिए है, पढ़ाई में तो इंतजार करना पड़ता है बोला कभी कभी, है ना। तो पी क्यू ई जो ओ से लेकर के जो क्यू तक है वो क्या कहलाएगा भाई, परावर्तित किरण कहलाएगा, है ना।
हाँ, और ये जो है ये तो अभिलंब कहलाता है, तो ये अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। और एंगल आई मतलब हो गया आपतन कोण, तो ये एंगल आई मतलब आपतन कोण, एंगल आर मतलब क्या होता है भाई, परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। और एक्स वाई जो लिखा हुआ है वो समतल हो गया, ये समतल दर्पण हो गया है ना, ऐसे 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 बनाए थे हम लोग, है ना, बस। और इससे कुछ नहीं है, ये इसको जरूरत नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलो। अब बात रह गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, अब पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मतलब क्या है, 2 नियम है ये, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को होने के लिए कम से कम 2 नियम का फॉलो होना जरूरी है। अब ये दोनों नियम फॉलो होगा तभी प्रकाश के परावर्तन की घटना घटेगी, और नहीं फॉलो होगा तो नहीं घटेगी। इस चीज को आप ध्यान में दीजिएगा। सर कौन सा वो 2 घटना है सर जिसको घटेगा तब ये परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई? ये आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। अच्छा, क्या एक कोई सवाल पूछ सकता है कि क्या सर अगर एक घटना भी घटे, सिर्फ एक घटना, दो गो में से सिर्फ एक गो भी अगर घटता है तो क्या प्रकाश का परावर्तन संभव है? नहीं सर, नहीं संभव है, दोनों का होना जरूरी है। पहला क्या है सर, जो देखिए पहला ये है, अभी क्या हो गया यार, बस 10 सेकंड। हाँ, पहला ये है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना तभी संभव है, ये वाला, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो तीनों के तीनों एक ही तल में हो, एक ही तल में हो। कैसे बोला, देखिए ये हमारा हो गया दर्पण, है ना, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, बस। और ई तो आपतन बिंदु तो इसको कहते हैं भाई, जहां पर आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहां पर मिलते हैं उसको ही कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। तो तीनों आपतन, तो क्या हो गया परिभाषा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में हो, एक ही तल, तल समतल, प्लेन प्लेन, है ना, एक ही तल में हो। देखिए तीनों मिलके एक ही तल में है, इस बिंदु पर आकर के मिला, तभी प्रकाश के परावर्तन की घटना संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। चलिए दूसरा क्या कहा, एंगल आई बराबर एंगल आर, बिल्कुल बोला, हमेशा एंगल आई और आर बराबर रहेगा तभी परावर्तन की घटना घटेगा। बराबर का मतलब ये बोला कि जितना डिग्री से, जितना कोण से आपने प्रकाश की किरणों को भेजा और उतना ही कोण से टकरा करके वापस चला गया, दूसरा दिशा में चला गया चाहे अपने ही माध्यम में लौट गया, वो चलेगा, दिशा से कोई फर्क नहीं पता ना। लेकिन जितना डिग्री के कोण से आपने भेजा उतना ही डिग्री के कोण से वो परावर्तित हुआ, तब जाके है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना कहते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ प्रश्न है जो आपको बता देना चाहिए इससे संबंधित, कैसे बोला जो देखना है, अच्छा से समझिएगा जरा, है ना। ये हमारा समतल दर्पण है, क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न में, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, यदि आपतित किरण को, आपतित किरण को 30 डिग्री से भेजा जाता है या आपतित किया जाता है, हाँ आपतित किया जाता है, तो परावर्तित किरण, हाँ तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। कुल मिला के बात है कि 30 डिग्री से भेजा जा रहा है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो 30 डिग्री से भेजा जा रहा है वो क्षैतिज से 30 डिग्री कि अभिलंब से 30 डिग्री, ये जरूर प्रश्न में देख लीजिएगा। जैसे मैं दो उदाहरण दूंगा, बोला एक ये ऐसे रहे, ये तो भाई अभिलंब होता ही है, अगर ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है तो एकदम ये वाला भी कितना होगा, बोला मेरे 30 डिग्री ही होगा। तो एंगल आई और एंगल आर का मान बराबर, आर निकल गया, परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना अच्छा से जरा क्या अच्छा से बोला, चलिए ये शॉर्टकट ऐसे, है ना, ये वाला 30 डिग्री रहे तो ऐसा लगा, तो हमारा आपतन कोण का मान अभी 30 डिग्री नहीं आया, बोला अगर एक बार आपतन कोण निकल जाए तब तो फटाक से हम लोग परावर्तन कोण भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान दीजिए कि ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज से नापा गया कोण है जो 30 डिग्री दिया गया, हमको निकालना ये वाला, तो ध्यान देना, पॉइंट टू दी नोटेड,
क्या अच्छा से जरा, हम लोग जानते हैं कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और अभिलंब में टोटल मान जो होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से ये वाला हमारा हो गया 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला जो हो गया हमारा वो 60 डिग्री होगा। बस मुद्दा खत्म। अब आपतन कोण का मान हमारा निकल गया कितना? 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है प्रवर्तन कोण का मान भी निकल जाएगा कितना? 60 डिग्री। यानी एंगल आई और एंगल आर दोनों का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा हुआ आंसर। बस तो कंफ्यूजन नहीं होना है भोला, बस चीजों को देखिए। शुरुआती समय में हल्का हल्का चीजें आता है, ये दिल पर लेने वाली बात नहीं है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपका वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ पढ़े हैं, लेकिन जो समय आप यूट्यूब पर रील्स देखने में और बेकार बेकार के इंसान को देखने में आप समय बर्बाद करते हैं, उससे तो बेहतर ही है, उससे तो कोई भविष्य बनने वाला है नहीं, लेकिन इससे जरूर बनेगा। इसीलिए आप खुद को पहचानिए कि आपको जो समय दे रहे हैं वो सही जगह पे समय जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये जरूरत हो गया, अब हो गया है, क्योंकि आप लोग 10th में चले गए हैं। 8वां 9वां तक तो भाई आप खुद को बच्चा ही समझ रहे थे कि अभी तो बच्चा है सर, अभी तो खूब उम्र है, भरा पड़ा है पढ़ने के लिए। नहीं बाबू मेरे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी जो बनेगी ना वो 1 साल में नहीं बनेगा, 2 साल में भी नहीं बनेगा, रातों रात कभी नहीं बनता है। आपकी आदतें ही आपको बर्बाद भी करेगा और आपको आबाद भी करेगा। इसलिए आदत क्या है? आदत तो सब इसका सोच है, सब तो यहाँ की उपज है ना। यहाँ से जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जितना तवज्जो आप अपने पढ़ाई को देंगे उतना तवज्जो आपको मिलेगा उस चीज से। तो सारा चीज तो इसका खेल है। अब इस चीज पर नियंत्रण थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। इस पर नियंत्रण दूसरा कोई कौन करेगा आकर के? आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझिएगा जरा, ठीक है। चलिए, तो 2 नियम होते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात एंगल वाई बराबर आर होना चाहिए। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए, ठीक है। चलिए, अब समय को देखते हुए भोला मेरे, हाँ, ये अभी पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम तो होते हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? नियम नहीं, प्रकार। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। अभी चूंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं अगला बार में जरूर पढ़ा दूंगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, ध्यान से दीजिएगा, सीखिएगा जरा। अगर मेरे पास सादा पेज तो है नहीं भोला, नहीं तो मैं बता देता, है ना। सादा पेज मिल जा शायद है, नहीं मिलेगा, हम समझ गया मैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, फोटो कॉपी करने वाला पेज आप लोग देखे हैं। फोटो कॉपी करने वाला पेज बिल्कुल एकदम प्योर सादा होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं फोटो कॉपी करने वाला पेज को यदि मैं देखूं तो उससे जो परावर्तन हो रहा है वो नियमित परावर्तन होता है, और अनियमित परावर्तन किससे होता है? लिखी हुई चीजों को आप पढ़ने में। अब मान के चलिए कि फोटो कॉपी वाला पेज सादा नहीं है, उस पर फोटो कॉपी हो गया। अब फोटो कॉपी का मतलब कुछ लिखा गया ऊपर पर, तो लिखी हुई अक्षरों को पढ़ने में कौन सा परावर्तन काम देता है? अनियमित परावर्तन काम देता है, ठीक है। इस शॉर्टकट में मैंने बताया, बाकी तो मैं अगला बार में पिक्चर आपके सामने है ही। देखिए, यदि कोई सतह कैसा हो, प्लेन हो, कौची हो, प्लेन हो, तब जो प्रकाश की किरण टकराएगा भोला मेरे, वो कौन परावर्तन कहलाएगा? नियमित परावर्तन। हाँ, और एकदम ऐसे हो, उड्ढा गड्ढा हो, लिखल हो, जिग जैग के फॉर्मेट में हो, तो ये देखिए इससे क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें जो हो जाएगा वो नियमित परावर्तन नहीं, अनियमित परावर्तन कहलाता है, या उसको आप लोग विसरित परावर्तन भी कह सकते हैं। ये सब कुछ होता है पेपर पढ़ने में। कोई भी पेपर पर लिखा हुआ जो अक्षर होता है वो कौन परावर्तन के अंतर्गत पढ़ा जाता है भाई? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन के घटना के कारण ही हम लोग पेपर पर लिखी हुई चीजों को पढ़ पाते हैं। आने वाला समय में एगो क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, पता है क्या? ऐसे है कि किसी दर्पण में हम लोग अपना प्रतिबिंब बना सकते हैं, या हमारा प्रतिबिंब बनता है। जब भी हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो अपना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बोला मेरे। लेकिन जब हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं तब क्यों नहीं अपना धुंधला छवि बना सकते हैं या अपना प्रतिबिंब बना सकते हैं? ये आने वाला समय में आपसे सवाल किया जाएगा और मैं भी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके पीछे दूसरा वजह, तो चूंकि समय ज्यादा हो गया है ना,
तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, पढ़ाने का अंदाज यदि पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। और है जो आप लोग है जो अगला वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द आने वाला है। कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करूं। सितंबर या अक्टूबर महीना होते होते आपका पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।